हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं डीएनए होता है, इसका जो 5 डेज और 3 डेज सिरा होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। मतलब हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि जो अपना न्यूक्लिक एसिड होता है, वो न्यूक्लिक एसिड इनका रासायनिक संगठन, जिसमें हम लोगों ने 3 चीज़ें देखी थी। एक देखा था पेंटोस शर्करा, पेंटोस शुगर, और सेकेंड देखा था नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय क्षारक, अर्थात जो बेस होते हैं वो नाइट्रोजन बेस, एंड थर्ड देखा था फॉस्फोरिक अम्ल अकार्बनिक फॉस्फेट समूह। इनके बारे में देखा था, जो कि रासायनिक संगठन होता है न्यूक्लिक एसिड का। आज इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं कि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं और फॉस्फोरिक एसिड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जो कि डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर जो सिरा होता है, अर्थात 5 डे सिरा और 3 डे सिरे का फॉर्मेशन कैसा होता है वो हम समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने देखा था शुगर्स क्या होता है, शुगर्स के जो भी भाग था उसको हमने पढ़ा था। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं अभी नाइट्रोजन जो शर्करा होती है इसके बारे में। तो नाइट्रोजन जो बेस होता है, या इसका नाम है नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय क्षारक या यौगिक भी बोल सकते हैं। ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पिरिमिडिन्स और दूसरा होता है प्यूरिन क्षारक। पिरिमिडिन क्षारक जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है इसमें यूरेसिल, यूरेसिल होता है, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। देन सेकंड होता है दोस्तों साइटोसिन, साइटोसिन होता है, इसको सी से रिप्रेजेंट करता है। इसका कैपिटल लेटर होता है जो आगे वाला इसको लिया गया है। और अगला हो जाएगा थायमिन, थायमिन होता है, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग याद कर सकते हो। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि इसका ट्रिक हो जाएगा दोस्तों, हिंदी में थोड़ा सा, तुम पहले साइको था। ठीक है, हालांकि ये ट्रिक अच्छी नहीं जम रही है, बट इसको याद करने के लिए आप बोल सकते हो कि तुम पहले साइको था। अब इसमें तुम के लिए कोई यहाँ पर पिरिडिन क्षारक नहीं निकलेगा, तो इसमें इंग्लिश वर्ड याद रखना पड़ेगा आपको, यू। तो यू से हो जाएगा दोस्तों यूरेसिल, पहले साइलेंट वर्ड है। साइको से हो जाएगा साइटोसिन, और था से हो जाएगा थायमिन, थायमिन या थायमिन। बाकी इसका फर्स्ट लेटर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देख सकते हैं। बाकी इसका जो फॉर्मूला स्ट्रक्चर होता है, संरचना सूत्र, ये इस प्रकार से बने होते हैं। देखिए, यूरेसिल होता है, इसमें क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच और सी एच के मध्य डबल बॉन्ड है, एंड एन एच, सी डबल बॉन्ड ओ और एन एच। इसको याद करना है, ये दोनों अपने आप आ जाएगा। क्या करना है इसमें, साइटोसिन के अंदर जो यूरेसिल होता है इसको एज इट इज ऐसा रखना है। यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, इसको हटा करके यहाँ पर NH2 जोड़ देना है फर्स्ट कार्बन पर, और इस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन को हटा करके कार्बन और नाइट्रोजन होता है इसके मध्य डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका साइटोसिन। अब आपको थायमिन बनाना है, तो थायमिन बनाने के लिए आपको यूरेसिल की संरचना याद रखनी पड़ेगी। अब इसमें एक ही काम करना है, वो क्या है कि इधर अपना CH है, अब इस CH में से H को हटा देना है, इसको रिप्लेस कर देना है, और यहाँ पर आपको NH3 को ऐड कर देना है। तो ये बन जाएगा आपका थायमिन। तो ये हो जाएंगे तीनों पिरिमिडिन क्षारक, जो कि होते हैं यूरेसिल, साइटोसिन और थायमिन। इसको याद रख सकते हो आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से, या सिंपल याद रख सकते हैं UCT के माध्यम से। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा प्यूरिन क्षारक। प्यूरिन क्षारक होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक हो जाएगा इसमें एडिनिन, एडिनिन होता है, इसको हम लोग दर्शाते हैं A से। सेकेंड हो जाएगा इसमें ग्वानिन, ग्वानिन को G से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं आप लोग AG, है ना, AG जैसे पत्नी होती है ना, बुलाती है ना AG, तो इससे ट्रिक से याद रख सकते हैं आप लोग, जो आपका प्यूरिन क्षारक होता है इसको। इसके संरचना सूत्र को देख लेते हैं। इसमें से साइटोसिन जो वाली स्ट्रक्चर होती है, तो साइटोसिन वाले स्ट्रक्चर को आप लोग इससे कंपेयर कर सकते हो। बाकी इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको जोड़नी है साइड में, ये वाली, ठीक है, जिसमें देखिए N डबल बॉन्ड CH NH, N इसके बाद CH हो जाएगा और यहाँ से N,
डबल बॉन्ड के साथ में यहाँ पर कार्बन जुड़ा होता है, जिसमें यहाँ पर साइटोसिन में आप देख सकते हैं ये वाला चीज़, ठीक है। तो इससे कंपेयर कर सकते हो। बाकी NH2 ऊपर है, तो NH2 आपको साइटोसिन में भी ऊपर देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना है। क्या करना है कि यहाँ पर जो CH होता है, H को रिप्लेस करना है और यहाँ पर NH2 को ऐड कर देना है, ठीक है। और बाकी जो ऊपर NH2 है उसको हटा देना है बिल्कुल, और यहाँ से डबल बॉन्ड O कर देना है। तो ये बन जाएगा आपका ग्वानिन। अब इसमें देखिए DNA होता है और RNA, इन दोनों के अंदर जो पिरिमिडीन क्षारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसको समझ लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा दोस्तों एक तो साइटोसिन, इसके बाद आ जाएगा एडेनिन और ग्वानिन। तो ये तीन जो होते हैं क्षारक, ये DNA प्लस RNA दोनों के अंदर पाए जाते हैं। अब केवल DNA के अंदर जो पाया जाता है वो कौन है? तो केवल DNA के अंदर पाया जाता है दोस्तों थाइमिन। और अगर थाइमिन को हटा करके हम यूरेसिल को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा RNA के लिए। तो RNA के लिए क्या हो जाएगा? यूरेसिल, ठीक है। दोनों कौन कौन से हैं? दोनों पाए जाते हैं वो साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है, CAG। और केवल DNA के अंदर होता है वो है थाइमिन, और थाइमिन को रिप्लेस करके हम लोग यूरेसिल को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा RNA के लिए। तो यूरेसिल के लिए RNA, थाइमिन DNA के लिए। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे समझते हैं इसको। ओके दोस्तों, आगे हम समझते हैं जो अपना DNA होता है, इसके अंदर अगर हम प्यूरिमिडीन क्षारक की बात करें अलग से, तो DNA के अंदर जो प्यूरिमिडीन क्षारक उपस्थित होते हैं वो होते हैं दोस्तों थाइमिन तथा साइटोसिन, ठीक है। प्यूरिन क्षारक की बात करते हैं तो प्यूरिन क्षारक होता है दोस्तों एडेनिन तथा ग्वानिन। एक्चुअली यहाँ पर प्यूरिन क्षारक तो दो ही होते हैं, है ना, एडेनिन और ग्वानिन। तो इसमें तो कोई आपको सोचना ही नहीं है, दोनों के लिए वही होगा एडेनिन तथा ग्वानिन। अगर RNA की बात करें, DNA की बात करेंगे, तो इसमें अगर प्यूरिन क्षारक उपस्थित है तो कौन कौन सा हो जाएगा? एडेनिन और ग्वानिन। बात रहती है केवल DNA में पिरिमिडीन क्षारक की। तो अगर DNA है तो इसके यहाँ पर आपको थाइमिन, साइटोसिन मतलब ये होते हैं। और पिरिमिडीन क्षारक की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल तथा साइटोसिन। तो ये उपस्थित होते हैं पिरिमिडीन क्षारक RNA के अंदर। तो ये तो हो जाएगा। इनके बाद में इंट्रोडक्शन मतलब प्रकार थे वो। अब हम समझते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, इनकी संरचना, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इस संरचना के अंदर दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं, इसको समझते हैं। देखिए, आपने पढ़ा है शर्करा, शुगर, और ये शुगर नाइट्रोजन बेस से अगर मिलती है क्षारक से, मतलब कि हम कह सकते हैं कि शर्करा के ऊपर क्षारक को ऐड कर देंगे। हालांकि इस कौन से सिरे पर ऐड होती है मैं संरचना बनाऊंगा अभी, बट आपको ये ध्यान रखना है कि शर्करा जो शुगर्स होती है वो इसके ऊपर अगर क्षारक ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है दोस्तों न्यूक्लियोसाइड। क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसाइड। अब शर्करा है, क्षारक है, इसके अलावा अगर फास्फेट समूह जोड़ देते हैं, फास्फोरिक एसिड या फास्फेट समूह जोड़ देते हैं उसके साथ में, फॉस्फेट समूह भी कौन से कार्बन पर लगता है? शर्करा के ऊपर, वो भी हम समझेंगे अभी। तो ये अगर तीनों मिल जाते हैं तो फिर ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसा होता है? आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट समूह जोड़ने से किसका निर्माण होता है? न्यूक्लियोटाइड का। इसको एक बार समझिए वापस से। शर्करा होती है, इसके साथ में क्षारक को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। अगर शर्करा क्षारक तो है, अर्थात न्यूक्लियोसाइड का निर्माण तो किया गया है, न्यूक्लियोसाइड में या फिर इन दोनों के साथ में फॉस्फेट समूह या फॉस्फोरिक एसिड को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड होता है उसकी एक इकाई दूसरी इकाई के साथ में फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़ती है तो किसका निर्माण होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है, ठीक है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है वही एक बड़ी श्रृंखला बनती है जो कि आपको DNA के अंदर 5 डेज 3 डेज सिरा देखने को मिलता है। अब ये न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, साइड कैसे बनता है, इसके स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। आपको मैंने बताया था शुगर होता है उसके DNA और RNA की हावर्त संरचना। जैसे आपको पता है
RNA की मैं ले लेता हूँ फर्स्ट, पेंटोस शुगर, ठीक है। तो ऑक्सीजन होता है, इधर आपको एक कोना बनाना है, इधर एक कोना बनाना है, 2 कोने और 2 कोने इधर, तो टोटल 4 कोने, बट इसमें कार्बन 5 होते हैं। ओके, जैसे कि हम RNA के लिए ले लेते हैं राइबोस शुगर्स, ठीक है। आपको पता होगा बीटा डी राइबोस शुगर्स के लिए ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इसके ऊपर एक आएगा, तो ये हो जाएंगे टोटल 5। ये इसको हम नाम देते हैं, हालांकि 1 2 तो भी ठीक है, बट डैश से दर्शाते हैं, तो 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश और एक ऊपर आ जाएगा 5 डैश। जो राइबोस होता है बीटा डी राइबोस, इसमें क्या होता है, OH ऊपर होता है, लेफ्ट साइड में होगा जिसको ऊपर लिखेंगे, बाकी H नीचे, यहाँ पर देखिए, बाकी तो क्या हो जाएगा, H ऊपर, लेफ्ट साइड में आपको H लिखना है, बाकी राइट साइड में OH लिखना है। ओनली फॉर आपको फर्स्ट कार्बन का जो OH होता है उसको लेफ्ट साइड में लिखना है, जो कि इसकी हार्वर्ड संरचना में ऊपर लिखा जाता है। जो भी लेफ्ट साइड में होगा उसको ऊपर लिखा जाता है, जो भी राइट साइड में होगा उसको नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा OH, H, OH। अब जो लास्ट वाला था, ठीक है, फोर्थ कार्बन, तो फोर्थ कार्बन होता है, इसके नीचे 5वां कार्बन आता है, और 5वें कार्बन में क्या होता है, सीधा हम जोड़ देते हैं CH2OH, तो इसको एज इट इज ऊपर लिख देना है, 4 डैश होता है उसके ऊपर, तो OH को ऐसे लिख देना है HO एंड H2C, है ना। हालांकि कार्बन बना था, इसको पहले लिखेंगे, इसके बाद में पूरा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा H। अब ये कौन सा है, बीटा डी राइबोस शुगर, ठीक है, शर्करा। यहाँ पर 2 डैश होता है, उसमें एक ऑक्सीजन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इसका नाम है राइबोस। अगर यहाँ से ऑक्सीजन को हटा देंगे तो ये बन जाएगा डीऑक्सीराइबोस, ठीक है, बट हम इसको रहने देते हैं। तो ये शर्करा है, इसका जो 1 डैश सिरा, या हम कह सकते हैं पहले कार्बन, इसमें जो OH आपको देखने को मिलता है, इस OH को हटा देते हैं और इसके ऊपर किसको जोड़ देते हैं, क्षारक को जोड़ देते हैं, नाइट्रोजन बेस को जोड़ देते हैं। तो नाइट्रोजन अगर बेस फर्स्ट 1 डैश पर जुड़ता है तो ये बन जाता है आपका दोस्तों न्यूक्लियोसाइड। क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड। सिंपल इसको हम लिख देते हैं क्षारक, बाकी इसके सूत्र अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये बन गया आपका न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड बनाओ, कैसे बनेगा, तो न्यूक्लियोटाइड में आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज न्यूक्लियोसाइड को रहने देना है, और फॉस्फेट जो ग्रुप होता है, फॉस्फोरिक एसिड का जो समूह निकलेगा वो आपको जोड़ देना है 5 डैश पर। ये आपका 5 डैश सिरा हो जाएगा। कौन सा सिरा हो जाएगा, 5 डैश। तो 5 डैश सिरे में OH होता है, इसमें से H और OH H2O बन के बाहर निकल जाएंगे। अब H2O रिमूव हो जाता है तो वहाँ पर आपका बन जाएगा ये पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि हमने किसको जोड़ दिया, फॉस्फेट समूह को जोड़ दिया। इसको मैं बनाता हूँ एज इट इज ऐसा बनाना। तो ये तो होगा आपका न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड बनाना सिखाता हूँ मैं आपको। फॉस्फोरिक एसिड का सूत्र क्या होता है, तो फॉस्फोरिक एसिड का सूत्र होता है दोस्तों H3PO4। क्या सूत्र होता है, H3PO4। अब H3PO4 में फॉस्फेट्स ग्रुप को कैसे बाहर निकालेंगे, आपको मैं समझाता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका P होगा, इधर तो नहीं दिखेगा, नीचे बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर P होता है, वो इसके पास में कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में कनेक्ट होता है, बाकी जो आपके 3 ऑक्सीजन होंगे वो सिंगल बॉन्ड के साथ में कनेक्ट होते हैं। बाकी हाइड्रोजन कितने हैं दोस्तों, तो हाइड्रोजन होते हैं यहाँ पर 3। तो वो 3 हाइड्रोजन होंगे, वो सिंगल बॉन्ड वाले जो ऑक्सीजन होते हैं उसके साथ में जुड़े होते हैं। अब इसमें दोस्तों ये जो ऑक्सीजन होता है, ये इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन ले करके, मतलब हाइड्रोजन होता है वो इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ से आपका हाइड्रोजन होता है बाहर निकल जाएगा। इधर भी सेम सिचुएशन होगी। ये हाइड्रोजन होता है वो इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे करके खुद H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, बचा कौन, ये OH। ये जो OH होता है वो क्या खेल करता है, तो ये आपका खेल करता है जो आपका 5 डैश सिरा होता है शर्करा का। ये आपका 5 डैश सिरा होता है शर्करा का,
ठीक है। इसमें से ये OH में से OH पूरा रहेगा और यहाँ से जो OH है इसमें से H, फॉस्फेट जो फॉस्फोरिक एसिड होता है उसमें से OH, जो आपका पेंटोस शुगर होते हैं 5D सिरा होता है, इसमें जो 5वां कार्बन है उसमें से OH में से H H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और ये आपका पूरा जो ग्रुप होता है वो लग जाएगा इस 5D सिरे पर। और 5D सिरे पर जैसे ही कनेक्ट होगा तो दोस्तों ये किसका निर्माण हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड का। किसका निर्माण होगा, न्यूक्लियोटाइड का। यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ा बना देता हूँ मैं इसको ऐसे ही। ऑक्सीजन तो रहेगा एक, बाकी H2 बाहर निकल जाएगा। इसके बाद हो जाता है फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस के साथ में कितने ऑक्सीजन कनेक्ट हैं, 3। एक आपका है डबल बॉन्ड के साथ में कनेक्ट, बाकी 2 होते हैं वो सिंगल बॉन्ड के साथ में कनेक्ट हैं, बट उसके ऊपर दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि वहाँ पर आपका हाइड्रोजन होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके बाहर निकल चुका है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और नीचे वाला ऑक्सीजन होता है उस पर भी नेगेटिव होगा, और ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड का। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे करेगा वो हम आगे समझते हैं। डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। देखिए न्यूक्लियोसाइड की डेफिनेशन है, सर्वप्रथम शर्करा जो शुगर होता है वो क्षारक आपस में सहयोग करते हैं, शर्करा और क्षारक आपस में संयोग करते हैं मतलब जुड़ते हैं, तथा शर्करा की 1' स्थिति मतलब पहला कार्बन, ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने समझाया पहला कार्बन 1' स्थिति पर क्षारक के जुड़ने से बनी जो इकाई होती है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ओके, न्यूक्लियोटाइड की डेफिनेशन है, जब न्यूक्लियोसाइड के शर्करा से, न्यूक्लियोसाइड कहो या फिर शर्करा से कहो, 5' स्थिति पर फॉस्फोरिक अम्ल, अब फॉस्फोरिक एसिड पूरा नहीं जुड़ेगा, उसमें से केवल फॉस्फेट ग्रुप होता है अलग से वो जुड़ेगा, ठीक है, वो भी कौन से, 5' स्थिति पर, ठीक है। तो 5' स्थिति मतलब 5वां कार्बन जुड़ता है तो किसका निर्माण होता है, न्यूक्लियोटाइड का। तो दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है और जो आपका 5' और 3' सिरा होता है इसको आगे समझेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट। हाँ दोस्तों, अब हम समझते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए ध्यान से दोस्तों, अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि जो राइबोस शुगर होता है उसके लिए मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन बताया, और न्यूक्लियोटाइड में मैंने नाइट्रोज शर्करा का यूज़ किया था। अब मैं डीऑक्सीराइबोस शर्करा का यूज़ करूँगा, मतलब DNA वाली। इसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन कम होता है सेकेंड कार्बन का। क्या होगा देखिए, अभी मैं बना रहा न्यूक्लियोटाइड, जैसे आगे भी बनाया था न्यूक्लियोटाइड वैसे ही न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, तो देखिए ऑक्सीजन पेंटोस शर्करा आपको बना देनी है सिंपल सी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। क्या होता है देखिए, इसमें ऊपर लगा होगा दोस्तों आपका क्षारक, कौन से, फर्स्ट 1' पर, तो यहाँ पर लगा हुआ है क्षारक, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा था, तो यहाँ पर दोस्तों लगा था अपना फॉस्फेट समूह, जैसे कि यहाँ पर है CH2, इससे कौन कनेक्ट था, तो इससे आपका ऑक्सीजन कनेक्ट था, ऑक्सीजन से फॉस्फोरस और फॉस्फोरस से ऑक्सीजन माइनस, और एक डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट था, ठीक है, और एक माइनस इधर नीचे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फॉस्फेट समूह। तो जब फॉस्फेट समूह 5' जो होता है, ये 5' आ जाएगा कार्बन, ये 1', ये 2', 3', 4', ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर OH था, बाकी सब H और H था, तो ये तो हो जाएगा दोस्तों राइबोस के लिए। मतलब ये जो शर्करा होती है इसको बोलते हैं शर्करा, इसको बोलते हैं क्षारक, इसको बोलते हैं फॉस्फेट समूह। तो ये शर्करा होती है वो मैंने राइबोस लिया था। अब क्या करता हूँ, DNA के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन को कम कर देना है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा केवल H, तो ये हो जाएगा डीऑक्सीराइबोस शर्करा, ठीक है। एज इट इज ऐसी नीचे बना रहा हूँ दोस्तों, इसके जैसा ही मैंने नीचे बना दिया है, बट इसमें फ़र्क कितना है,
कि यहाँ पर आपका जो फॉस्फेट समूह इसमें डबल बॉन्ड O ऊपर किया मैंने, यहाँ पर नीचे किया। अब इसको समझना ध्यान से दोस्तों। यहाँ पर है आपका ये 5' कार्बन और ये है नीचे वाला 3' कार्बन, ये कौन है वाला, इसका OH और 5' होता है। इसमें से फॉस्फेट समूह जो होता है, तो फॉस्फेट समूह में O- है, उसकी जगह पर दोस्तों मैं कर देता हूँ OH। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको फॉस्फोरिक सूत्र होगा, फॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या था, फॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र P डबल बॉन्ड O, इसके बाद हो जाएगा OH, OH और OH। अब आपको मैंने बताया था कि ये 3 हाइड्रोजन होते हैं, वो इन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन प्रदान करके बाहर निकल जाते हैं, जिससे 3 आपके ऑक्सीजन होते हैं ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। जैसे कि ये हाइड्रोजन होता है वो इलेक्ट्रॉन देके चला गया तो इस ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव, ये हाइड्रोजन होता है वो चला गया तो इस पर आ गया नेगेटिव। बाकी अगर ये OH होता है उसमें से अगर H बाहर निकल जाता है 3 पर आ जाता है, बट ये OH होता है वो कंबाइन होकर के H2 बना देता है, जिससे वो कहाँ पर जुड़ता है, 5' कार्बन पर। अब इसमें क्या करना है आपको, एक को वापस ऐसे कर देना है, ठीक है, OH ऐसा कर दिया, ठीक है OH। बाकी ये तो जुड़ा था पहले से, ये वाला मान के चलो डबल बॉन्ड O और O एक O- ये रहा, ठीक है। तो ये वाला आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, 5' का फॉस्फेट समूह में से OH है ये रहा ये, और 3' ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ न्यूक्लियोटाइड इकाई की, इसका 3' जो आपका कार्बन है वहाँ का H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। किसके फॉर्म में बाहर निकल जाता है, H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। और दोस्तों ये जो न्यूक्लियोटाइड की इकाई है उसका 3' और ये न्यूक्लियोटाइड की इकाई है इसका 5' सिरा होता है, वो फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा आपस में कनेक्ट हो जाता है। और जब दो न्यूक्लियोटाइड की इकाइयाँ आपस में कनेक्ट होती है तो इसको बोला जाता है डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं इसको। अगर ऐसे कैसे बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड की इकाइयाँ आपस में एक वृहद श्रृंखला बनाती है तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। आ रही बात समझे? तो मैं इसको वापस बनाता हूं इधर। दोस्तों समझिए ध्यान से, मैंने इसको बना दिया एज इट इज ऐसे, ठीक है। तो ये तो हो जाएंगे आपके फॉस्फेट समूह, ये भी आपका फॉस्फेट समूह है, केवल मैं एक को ही दर्शा रहा हूं। अब समझना CH2 मैंने लिख दिया। यहाँ पर दोस्तों जो 3' सिरा है मतलब 3' कार्बन है उसका OH में से H तो चला गया, बचा कौन, ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन को ऐसे लिख देने का है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो CH2 से कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है, फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस से 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए, एक डबल बॉन्ड के साथ में और एक सिंगल बॉन्ड के साथ में। समझना, इससे जुड़ा हुआ है आपका ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है, फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस से एक डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन और एक सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। इधर आ रही बात समझे? अब यहाँ पर OH था वो चला गया है, तो ये जो खाली है बंद, ये वाला, ये बंद होगा वो इस ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आ रही बात समझे? और ये पूरा बन जाएगा आपका डाई न्यूक्लियोटाइड। 2 है न्यूक्लियोटाइड की इकाइयाँ और वो दोनों फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़ करके किसका निर्माण कर रहे हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे कैसे दोस्तों, अगर बहुत सारी इकाइयाँ होती है न्यूक्लियोटाइड की, वो जुड़ती है और एक वृहद श्रृंखला का निर्माण करती है, तो किसका निर्माण होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। समझना ध्यान से। यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ पर ये कौन सा सिरा है, 5' सिरा, ये वाला, इसके साथ में कोई बंध नहीं बना है। ये कौन सा सिरा है, 3' सिरा, ठीक है। ये 3' सिरा है ना, ये 1' हो जाएगा, ये 2', ये 3', तो ये कौन सा है, 3' के साथ में OH है, वो तो एज इट इज ऐसा ही है। यहाँ पर ये फॉस्फेट समूह वैसा ही कैसा ही है, तो ये आपका हो जाएगा 3' सिरा और ये हो जाएगा 5' सिरा। तो इसको हम लिख सकते हैं श्रृंखला का 5' सिरा और श्रृंखला का 3' सिरा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ श्रृंखला का 5' सिरा और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ श्रृंखला का
3 डेज शिरा। तो यहाँ पर 3 डेज 5 डेज, 3 डेज से 5 डेज, 5 डेज से 3 डेज। अगर बहुत सारे मिलेंगे तो आपको पता है डीएनए कैसे कुंडलित संरचना बनती है, द्विकुंडलित संरचना, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, हालांकि आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये है आपका डाई न्यूक्लियोटाइड और ये जो बीच में बना है वो है आपका फॉस्फोडाइएस्टर बंध, ठीक है। तो फॉस्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये आपका बना है पूरा भाई साहब ये चीज़। तो अब मैं डेफिनेशन थोड़ी बाकी बच गई है उसको लिख देता हूँ, इसका हम पढ़ लेते हैं और ये टॉपिक ख़त्म करते हैं इसको। हाँ दोस्तों, कुछ डेफिनेशन होती है मैंने लिख दिया है, बाकी यहाँ पर ड्रॉ करके मैंने समझा है सामान्य संरचना को। देखिए अगर हम समझते हैं दोस्तों इसकी डेफिनेशन को, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की डेफिनेशन को, तो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा आपस में जुड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने एक एग्जांपल देखा है डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण, जिसमें जो होते हैं फास्फोडाइएस्टर बंध होता है उसके माध्यम से 3 डेज और 5 डेज सिरा होता है, इसका H2 बाहर निकल करके आपस में कनेक्ट हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो, और किसका निर्माण करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। फॉस्फोडाइएस्टर बंधन पेंटोस शर्करा के, पेंटोस शर्करा ये दोनों हैं, ठीक है। इसमें से एक तो 5 डेज, तो 5 डेज किसका था भाई साहब, इसका था, नीचे वाली का, ठीक है, ये 5 डेज था। और दूसरे 3 डेज कार्बन, तो 3 डेज कार्बन ये रहा ऊपर वाली का, उसके मध्य, कार्बन के मध्य स्थित होते हैं जो फास्फोडाइएस्टर बंध होते वो, ठीक है, ये वाला। आगे समझते हैं डेफिनेशन। इस प्रकार एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में शर्करा तथा फॉस्फेट इकाइयाँ एकांतर क्रम में जुड़ती है, इस प्रकार से एकांतर क्रम में जुड़ती जाएगी और एक वृहत, वृहत मतलब बड़ी श्रृंखला का निर्माण करती है या बनाती है, ठीक है। प्रत्येक शर्करा इकाई पर कोई एक पिरिमिडिन अथवा प्यूरिन क्षारक, अब यहाँ पर जो क्षारक लिखा गया है वहाँ पर या तो प्यूरिन या फिर पिरिमिडिन, तो प्यूरिन अथवा पिरिमिडिन क्षारक जुड़ा होता है और इस प्रकार की व्यवस्था से डीएनए तथा आरएनए का निर्माण होता है। इसको सामान्य अगर हम डीएनए और आरएनए की संरचना को दर्शाएं तो कुछ इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि राइबोज शर्करा है, हालांकि यहाँ पर जो शर्करा ली गई है ये है डीऑक्सीराइबोज शर्करा है, तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो वो राइबोज शर्करा हो जाएगी। तो राइबोज शर्करा है, उससे फॉस्फेट समूह जुड़ता है, तो ये आपका फॉस्फेट समूह, और इससे नीचे नाइट्रोजन क्षारक जुड़ेंगे। तो नाइट्रोजन क्षारक आरएनए के अंदर कौन सा होते हैं, तो साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन, यहाँ पर थाइमिन नहीं होता, यूरेसिल होता है। अब यहाँ पर आगे लिखा गया है होल्स एन, एन का मतलब होता है यहाँ पर संख्या ज़्यादा होती है, इसकी वृहत श्रृंखला जिसको हम बोल सकते हैं। ये इसको मान सकते हैं एक न्यूक्लियोटाइड, तो ऐसे कैसे बहुत सारे अगर मिल जाते हैं, बहुलक का निर्माण होता है, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा होल्स एन, एन का मतलब इसी से बनता है आरएनए। अगर डीऑक्सीराइबोज शर्करा है और जो क्षारक है उसमें से यूरेसिल है, उसके स्थान पर हमारा थाइमिन है, तो फिर ये कौन सा हो जाएगा, डीएनए की सामान्य संरचना, बाकी सेम है, ठीक है। तो दोस्तों ये था जिसमें आपको मैंने बताया था कि 5 डेज 3 डेज सिरा क्या होता है, कैसे बनता है, डीएनए और आरएनए का निर्माण कैसे होता है, इनकी सिरे कैसे बनते हो। 2 ही बातें ध्यान रखनी है, एक तो शर्करा कौन सी होगी वो, और एक नाइट्रोजन जो क्षारक होते हैं उसमें यूरेसिल और थाइमिन का ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डीएनए की द्विकुंडलित संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लेना।